तो आज टाइम्स नाउ नवभारत पर हम 5 राज्यों में चुनाव हो उससे पहले जनता का मन और उसका मूड क्या है ये आपके बीच रख रहे हैं। उत्तराखंड की बात की हमने, पंजाब हमने बात की, गोवा की, मणिपुर की भी बात करेंगे और हमने बात की उत्तर प्रदेश की, जहां पर बीजेपी जो है वो स्पष्ट बहुमत पाती भी दिख रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तराखंड में उसे स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, गोवा में बीजेपी की सरकार बन सकती है, ये तस्वीर निकल कर आ रही। नाविका जी बिल्कुल, और पिछले 4 घंटों में हमने अपने दर्शकों को दिखाया है इन सारे राज्यों के चुनाव में किस तरफ रुझान है लोगों का, जनगण का मन क्या कह रहा है, क्योंकि लोगों के मन की बात है। और ये सर्वे हमने 60,000 लोगों के बीच किया है, ये फील्ड पर भी हुआ है और कॉल सेंटर से कॉल करके भी हुआ है, तो दोनों चीजें इसमें शामिल हैं। और आइए एक बार फिर आपको दिखा देते हैं कि चारों राज्यों में हमने क्या क्या पाया जो इस वक्त रुझान नजर आ रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड की कहानी, और यहां आपके उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, लाजमी है कि सबसे पहले उनको देखना चाहिए। 227 से 254 सीटें बीजेपी की, बीच का आंकड़ा आ रहा है 240, समाजवादी पार्टी 136 से 151, बीएसपी 8 से 14, कांग्रेस पार्टी 6 से 11 और अन्य को 0 से 4। तो बीजेपी कम से कम उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो 31 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी तक का लोगों का मूड था, उसके हिसाब से बीजेपी की सरकार बन रही है। नंबर जरूर थोड़े घटे हैं पिछली बार से, लेकिन 35 साल के बाद बीजेपी और योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो दोबारा अपनी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनाने के लिए इस वक्त बिल्कुल पॉइज। नाविका जी, हम दर्शकों को यह भी बता दें कि जब हम ये नतीजे बता रहे हैं, इसके साथ साथ इसका राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्या मतलब है, आपको ये भी इस घंटे में हम समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बीजेपी अगर यूपी में सरकार बना लेती है और कांग्रेस पार्टी इस तरीके से कुछ सीटों पर रह जाती है, इसके बड़े मायने हैं 2024 के लिए। बिल्कुल, नेशनल पॉलिटिक्स, यानी कि जो लोकसभा के चुनाव होंगे 2024 के, ये 2022 के रिजल्ट क्या उन पर इंपैक्ट करेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे अगले 60 मिनटों के अंदर। अब जल्दी से उत्तर प्रदेश में वोट प्रतिशत किसका कितना रहने वाला है वो बता देते हैं। बीजेपी को करीब 39% के करीब मत मिल सकता है, समाजवादी पार्टी करीब 34.5%, बीएसपी 13% के आसपास है, कांग्रेस 7% और अन्य को 6%। तो अगर आप देखेंगे नाविका जी, उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनाने के लिए वोट प्रतिशत का आंकड़ा रहता था वो करीब 27% के आसपास रहता था। 27 से 30% जिसको वोट आ जाए वो सरकार बना लेता था। तो बीजेपी क्लियरली आगे दिखती है उसमें। और मुख्यमंत्री का पसंदीदा चेहरा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ क्लियर मेजॉरिटी के साथ करीब 54% लोगों की पसंद है, अखिलेश यादव करीब 31.5% की पसंद, मायावती बहुत पीछे हैं 11.5%, प्रियंका वाड्रा 2.5% और अन्य जो है उसमें तमाम नाम हो सकते हैं, वो 1.2% है। तो योगी आदित्यनाथ सबसे पॉपुलर हैं एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के पूरे अनुमान लग रहे हैं इस ओपिनियन पोल से। अब आइए जाते हैं हम उत्तराखंड के चुनाव का क्या रिजल्ट रहेगा, उत्तराखंड में कितनी सीटें मिलेंगी। बीजेपी को 44 से 50 यानी कि 47 के करीब का नंबर आ रहा है एवरेज, कांग्रेस 12 से 15। तो कहीं ना कहीं मगरमच्छ तंग कर रहे हैं हरीश रावत को, और ये मगरमच्छ बाहर के नहीं है, ये मगरमच्छ शायद कांग्रेस के अंदर के हैं, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं डिक्लेयर किया गया है। आम आदमी पार्टी 5 से 8 सीट जीत सकती है, अन्य 0 से 2। तो ये है आंकड़े जो आपको नजर आ रहे हैं। यानी उत्तराखंड में क्लियर मेजॉरिटी बीजेपी को मिल सकती है, नजर आ रहा है। बावजूद इसके कि 3 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं और पुष्कर सिंह धामी कितने पॉपुलर हैं हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। वोट प्रतिशत उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे, बीजेपी 43%, ह्यूज बढ़त है उनको, क्योंकि अगली पार्टी जो है वो कांग्रेस 30% पे है। तो 13% का मार्जिन बहुत बड़ा होता है। बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी को करीब 16%, 16.25% वोट मिल रहा है और अन्य को 10%। और अगर इसमें आप देखेंगे नाविका जी, अगर यही नतीजे रहते हैं
तो यहां पर कांग्रेस का खेल आम आदमी पार्टी बिगाड़ रही है, क्योंकि अगर आप ये 16.25% कांग्रेस पार्टी में जोड़ देते हैं तो ये बढ़कर 46% हो जाता है, जो कि बीजेपी के 43% से ज्यादा हो सकता था। तो जो उत्तराखंड में सरकार रिपीट नहीं होती थी, एक बार तुम एक बार हम, वो आम आदमी पार्टी जो है वो तोड़ रही है और उससे नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। बिल्कुल। बड़ी बात यह भी है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस का सब्स्टिट्यूट बन रही है और कांग्रेस के लिए यह सोचने की बात है कि उत्तर प्रदेश में वो रेस में नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो 3-वे फाइट हुआ करती थी, अब वो 2-वे हो गई है। मायावती जी को भी सोचना पड़ेगा। हालांकि उनकी शेड्यूल कास्ट और अति पिछड़े वोट वर्ग में उनका काफी उनकी पकड़ है, लेकिन यहां देखिए पुष्कर सिंह धामी 42% का उनका पॉपुलैरिटी रेटिंग है। हरीश रावत है 24% पर, कर्नल अजय कोटियाल है 14.5% पर और अन्य हैं तकरीबन 19%। तो बहुत ज्यादा बढ़त है पॉपुलैरिटी की पुष्कर सिंह धामी को। और युवा नेता है, सरप्राइज कैंडिडेट थे और उनके साथ जो है बाकी जो फैक्शंस हैं बीजेपी के, कम से कम इस वक्त पता चल रहा है कि वो शायद जुड़ गए हैं और उन्होंने सबका सपोर्ट अगर नतीजे यही रहते हैं तो ये जो आंकड़ा है ना, ये आपको बताएगा कि बीजेपी क्यों चुनावों में ज्यादा जीतती है। समय रहते उन्होंने एक ऐसे आदमी को चुना है जिसकी पॉपुलैरिटी रेटिंग 42% की है और कोई जानता नहीं था। कोई जानता नहीं था 5 महीने पहले तक इनको कि ये कौन है, कौन से कार्यकर्ता हैं। एमएलए थे उत्तराखंड में, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह से उनको सपोर्ट मिला है पार्टी का, और सब जगह डबल इंजन आपको दिख रहा है। मोदी का सपोर्ट पुष्कर धामी को, मोदी जी का सपोर्ट योगी आदित्यनाथ को। कोई ड्रामा नहीं हुआ पार्टी के अंदर, जैसा हमने पंजाब में कांग्रेस के अंदर देखा, जैसा हमने राजस्थान के अंदर देखा है, जैसे हमने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अंदर देखा है। 3 मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन कोई यहां ऐसा नहीं लगा कि दिल्ली में जमा। बिल्कुल पार्टी विद अ डिफरेंस कहा जाता है। पता नहीं विपक्ष की पार्टियां मानेंगी या नहीं, लेकिन ये है उत्तराखंड के रिजल्ट। अब हम चलते हैं पंजाब की ओर और पंजाब में किसको कितनी सीटें। कांग्रेस 41 से 47, बीजेपी और कैप्टन की पार्टी तकरीबन 3 सीटें, अकालियों को 11 से 15, आम आदमी पार्टी 54 से 58 सीटें और अन्य को 1 से 3। तो ये जो आम आदमी पार्टी की जो बढ़त है पंजाब में, ये कांग्रेस के लिए एक लेसन होना चाहिए। उनको ये सबक लेना चाहिए कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अपनी वहां पर पॉलिटिक्स की है, शायद ये उसका रिजल्ट है। और वहां जो अंदर ही खाने इतनी ज्यादा लड़ाइयां हैं, डिफरेंसेस हैं चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच, हरीश रावत, कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो कांग्रेस को इसका खामियाजा मिल रहा है पंजाब में और ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी जीत हो सकती है। और देखिए पंजाब के अंदर, लेकिन हाफ मार्क से कम है, अभी कम है, तो ये भी देखना होगा। पंजाब में वोट प्रतिशत जल्दी से देखते हैं। कांग्रेस पार्टी करीब 34%, बीजेपी कैप्टन 3.5%, अकाली 18% पर है, आम आदमी पार्टी 41% पर है और अन्य के खाते में 3.25% है। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जो वोट शेयर का फर्क है वो करीब करीब 7% का है और 7% का मार्जिन चुनाव जिताने और हराने के लिए बहुत होता है। बिल्कुल, ये पंजाब का था। और मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे पहली पसंद पर चरणजीत सिंह चन्नी है 29% पर, कैप्टन अमरिंदर सिंह 2.4% पर, सुखबीर सिंह बादल 12% तकरीबन, भगवंत मान जो है वो 27% पर है। तो 27 बनाम 29 ज्यादा फर्क नहीं है भगवंत सिंह मान के लिए। ये जो यहां पर निकल के आ रहा है चेहरा, तो आम आदमी पार्टी सुनने में आ रहा है कि 2-3 दिन में अनाउंस करने वाली है। लेकिन नाविका जी, ये जो आंकड़ा अरविंद केजरीवाल के लिए 16%, इसको देखकर अरविंद केजरीवाल का मन डोल जाएगा। आपको याद होगा एक जमाने में उनके बड़े अच्छे मित्र थे कुमार विश्वास, वो पिछले बार का किस्सा बताते हैं कि जब पंजाब के नतीजे आ रहे थे तो केजरीवाल साहब ने बैग वैग तैयार रखा था कि मैं अब एक फुल फ्लेजेड राज्य का मुख्यमंत्री बनूंगा। पता नहीं ये कहां तक सच है, क्योंकि टाइम्स नाउ समिट पर जब मैंने ये सवाल पूछा था अरविंद केजरीवाल से कि क्या अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की आशा होती है तो आप जाएंगे क्या, तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं। एक बार ये आंकड़ा दिखा के फिर पूछिएगा।
चलिए फिर पूछ लेंगे अरविंद केजरीवाल से। हमें तो पूछने के लिए समय चाहिए होता है। नवजोत सिंह सिद्धू इतना अकलेश करके भी 5.5%, कांग्रेस को सोचना पड़ेगा इसके बारे में। वो ठोको ताली कर तो रहे हैं, लेकिन पब्लिक जाके ईवीएम में उनके नाम पे वोट नहीं ठोकने वाली है। कम से कम ओपिनियन पोल में ऐसा नजर आ रहा है। तो ये हैं आंकड़े पॉपुलैरिटी के। कैप्टन अमरिंदर सिंह के काफी कम हैं। शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह को वो फायदा ना मिले जो कांग्रेस के साथ रहकर शायद उन्हें मिलता या कांग्रेस को भी मिलता। उसके बाद जो हुआ है शायद अमरिंदर सिंह जी के लिए और कांग्रेस के लिए, दोनों के लिए नुकसान हुआ है। अगला राज्य रख देते हैं और वो है गोवा, जहां पर 40 सीटों की विधानसभा है। बीजेपी को 17 से 21 सीट आ सकती है, कांग्रेस को 4 से 6 सीटें। आम आदमी पार्टी यहां भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है 8 से 11 सीटों के साथ, और अन्य 3 से 5, और इस अन्य में आप मान सकते हैं कि शायद ममता बनर्जी की पार्टी भी हो। तो अगर आप देखेंगे तो बीजेपी अगर 21 पाती है तो आराम से सरकार बनाती है, 17 अगर पाती है तो फिर उसको वही जोड़ तोड़ करना पड़ेगा जो पिछली बार हुआ। एवरेज है 19, और 19 जो है वो कम है, 21 कम से कम चाहिए बहुमत के लिए। तो पता नहीं, हम तब से बात कर रहे हैं शाम से सुशांत जी कि कौन टिकट कटाने वाला है। आम आदमी पार्टी जल्दी से टिकट कटा लेगी और पहुंच जाएगी मार्च 10 से पहले गोवा में, या बीजेपी, क्योंकि दिग्विजय सिंह की पिछली बार ट्रेन छूट गई। नाबिका जी, चूंकि इस बार हम नेशनल पर्सपेक्टिव की इस घंटे में बात करने जा रहे हैं, इस पूरे तस्वीर में कहीं टीएमसी न लिखा होना 2024 के लिहाज से बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए यह अपने आप को साबित करना कि कांग्रेस का विकल्प टीएमसी है, उनके लिए जरूरी था कि वो गोवा में परफॉर्म करती, जो कि गोवा में होता हुआ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, और ये वोट शेयर है जो टीएमसी का 1% के करीब है गोवा में, और आम आदमी पार्टी का 27%, और यही फर्क हो जाता है। 29.5% बीजेपी का, 18.5% कांग्रेस का, और तृणमूल कांग्रेस का 1%, और आम आदमी पार्टी का तकरीबन 28% वोट। सो अगर बीजेपी को कोई चुनौती दे रहा है तो वो आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस नहीं। नाविका जी, वो वाला फुटबॉल तो नहीं है जो ममता बनर्जी के पैर में चोट थी और वो ऐसे मार रही थी, वही वाला फुटबॉल? ये रेवोल्यूशनरी गोवन पार्टी है, 9% है। दूसरा फुटबॉल है। हाँ, ये दूसरा फुटबॉल है, ये गोवा का फुटबॉल है, बंगाल का फुटबॉल नहीं है। तो आइए आज आपको इनका सीएम फेस कौन सा पॉपुलर है। प्रमोद सावंत जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको 24.25% वोट मिले हैं। दिगंबर कामत कांग्रेस के हैं, 8.25% पॉपुलैरिटी इनकी है। मनोज परब रेवोल्यूशनरी गोवंस की है, इनकी तकरीबन 8% की पॉपुलैरिटी है। आम आदमी पार्टी 20%, बिना सीएम फेस के 20% की पॉपुलैरिटी है आम आदमी पार्टी की, अन्य की 40%। तो गोवा में जिस तरह का खेल रहता है उसी तरह का रहेगा। और इन सब से अब नेशनल पॉलिटिक्स के लिए क्या सवाल पैदा होते हैं, आइए उन पर एक नजर डाल लेते हैं। 2022 के नतीजे 2024 की क्लियर पिक्चर देंगे क्या, ये सवाल आज हम इस घंटे में पूछेंगे। 3 राज्यों से संकेत 2024 में किसे जनादेश, ये सवाल हम अपने पैनल से पूछेंगे। और सर्वे में 2022 में योगी तो 2024 में नरेंद्र मोदी, क्या ये साफ नजर आ रहा है? जी, अगर जो 4 राज्य आज हम जिनके ओपिनियन पोल बता रहे हैं और वो नतीजे वैसे ही रहते हैं, जनता का मूड यानी कि तीन स्टेट बीजेपी को, 3 स्टेट बीजेपी को, और उससे भी बड़ी बात कि कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में बाइपोलर मुकाबला होता था बीजेपी और कांग्रेस का, वहां एक विकल्प के आते ही कांग्रेस पार्टी नुकसान में चली जा रही है। मतलब उनका रेलेवेंस हर उस जगह पे खत्म होता जा रहा है जहां पर मुकाबला 2 की बजाय 3 या 4 में हो जा रहा है। इटली में शायद बढ़ रहा है उनका रेलेवेंस, लेकिन 2024 में और मजबूत होगा ब्रांड मोदी, ये सवाल है आज इस डिबेट का। और आइए आपको मिलाते हैं अपने मेहमानों से। शाजिया इल्मी बीजेपी की प्रवक्ता हैं, आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट, रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस के लीडर हैं, संजीव श्रीवास्तव वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, और डॉक्टर शशि पांजा तृणमूल कांग्रेस की नेशनल स्पोक्सपर्सन है और मंत्री हैं गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी शाजिया इल्मी से। शाजिया इल्मी, आपसे इसलिए सवाल पूछ रही हूं क्योंकि 2022 के जो रिजल्ट हैं
इससे क्या बीजेपी समझ रही है कि उनका जो 2024 का दावा है वो ज्यादा मजबूत होता जा रहा है? क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, 3 राज्यों के चुनाव होते हैं और उसमें जो जीतता है जरूरी नहीं वही 2024 में जीतता है। तो तमाम तरह के आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। आप क्या समझती हैं 2022 में जो हो रहा है उसका इंपैक्ट राज्यसभा और प्रेसिडेंशियल चुनाव पे ज्यादा होगा या 2024 की राजनीति पर? नावखे जी जहां तक और सुशांत जी जहां तक बात है लोकसभा चुनाव की और विधानसभा मुख्तलिफ विधानसभा चुनाव की भी, तो देखिए चुनाव हो रहे हैं और लगातार और राज्यों में भी होंगे, लेकिन मुख्य तौर पर लोगों को एक नागरिकों के दृष्टिकोण से उनके लिए क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो रहा है और उनके हिसाब से कौन वो कद्दावर नेता है जो भारतवर्ष को लीड कर सकता है, जो एक तरह का ऐसा शासन कर सकता है जिससे हर एक भारतीय जो है और सिर्फ आंतरिक सुरक्षा के तौर पर नहीं, हर एक तौर पर अपने को महफूज ही ना महसूस करे, बल्कि नीतियों के आधार पर, आस्था के आधार पर, चाहे वो सोशल इकोनॉमिक इंडिसेस हो, चाहे मुख्तलिफ पैमाने हो, तो उस हिसाब से अब उसकी बेहतरी हो, उसे किसी भारतीय होने पर उसे फक्र हो और उसकी जिंदगी बेहतर हो। तो मुझे लगता है इस तरह से अगर वो देखेगा तो वो इसकी एक ही चॉइस है उसके पास और वो सिर्फ और सिर्फ ठीक है मोदी जी। रत्नाकर जी अगर इसको 2024 के परिप्रेक्ष्य में या नेशनल पर्सपेक्टिव में देखें, कांग्रेस पार्टी जिसको तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी बार बार कह रही हैं कि इनसे ना हो पाएगा, ये जो है वो शिद्दत से लड़ते नहीं हैं, अगर वो गोवा में भी सरकार बनाते नहीं दिखते, अगर वो पंजाब में भी पीछे छूट रहे हैं, आम आदमी पार्टी उनसे आगे निकलती दिखती है, उत्तराखंड में भी मान लीजिए सरकार नहीं बन पाती जैसा ओपिनियन पोल में दिख रहा है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए आगे की राह और कितनी मुश्किल होगी और उनका राष्ट्रीय वजूद क्या रहेगा फिर? 31 दिसंबर से 9 जनवरी तक। 9 जनवरी तक सर। हाँ मैडम, मुझे लगता है कि आप 5 दिन और वेट कर लेती तो जो पंजाब में है फिगर 41 to 47 बीजेपी का हो जाता, 1 से 3 कांग्रेस का हो जाता। आपने थोड़ा जल्दी कर। कोई बात नहीं, मायूस ना हो, मायूस ना हो। हम हर हफ्ते ओपिनियन पोल और ट्रैकर लाने वाले हैं, तो आप बिल्कुल मायूस ना हो। काम जारी है हमारा। क्यों होगा? हम छुट्टी नहीं लेते, हम छुट्टी नहीं लेते। नहीं, छुट्टी मत लीजिए, 7 दिन बाद करिएगा। और आपका सर्वे एकदम परफेक्ट है, आप इसी के हिसाब से चलिए, है ना? एग्री विद। अच्छा रत्नाकर जी, आपका सर्वे क्या कहता है? आप अपना बता दीजिए, आपको क्या लग रहा है इन राज्यों में क्या होगा? बताया, मेरा एक सर्वे मैंने बताया आपको ना, 7 दिन बाद सर्वे करेंगे। सर रत्नाकर जी देखिए, अगर आप शो में आएंगे और इस तरीके से बात करेंगे कोई मतलब नहीं है ना सर। आप अपना बता दीजिए, हम ये तो नहीं कह रहे आप हमारा सर्वे मान लीजिए, आप कह दीजिए कि आपका सर्वे जो कह रहे हैं बता दीजिए। हम मेरा कोई सर्वे नहीं कह रहा है। हाँ। मेरा सर्वे जो था वो मैंने बता दिया कि 7 दिन बाद आप सर्वे करते। तो आपका क्या अनुमान है रत्नाकर त्रिपाठी जी? आपका कोई अनुमान है कि नहीं, या आला कमान से ही अनुमान आएगा? मैडम, आई गो विद दैट। चलिए ठीक है, आपकी मर्जी। डॉक्टर शशि पांजा तृणमूल कांग्रेस से हमारे साथ है। डॉक्टर शशि पांजा, मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, ये कांग्रेस पार्टी के बारे में जो हमने प्रोजेक्शंस दिखाई, हमने तो सब पार्टियों की दिखाई हैं, और कांग्रेस पार्टी की पूरी चांस थी। क्या कांग्रेस पार्टी पंजाब को अगर कन्वर्ट नहीं कर पा रही है और आम आदमी पार्टी आगे निकल रही है, तो क्या ये हम पत्रकारों की गलती है या कांग्रेस की खुद की गलती है? और आपकी जो महोदया हैं ममता बनर्जी, उन्होंने तो कहा कि कांग्रेस जरूरी नहीं कि हमेशा ऑपोजिशन अलायंस के बीच में खड़ी हो, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस भी वजूद रखती है सामने आने का। आप क्या समझती हैं, 2022 के बाद तृणमूल कांग्रेस का पलड़ा भारी होता है या कांग्रेस पार्टी का? बस पहले शुरुआत के लिए मैं 1-2 बात कह दूं, और वो ये है ओपिनियन पोल्स के बारे में ही अगर कुछ कहना हो तो पश्चिम बंगाल में जब असेंबली निर्वाचन हुए थे अप्रैल में 2021 में,
तब इस तरीके के बहुत सारे ओपिनियन पोल्स थे। और अगर आप उन ओपिनियन पोल्स को याद करें, स्मरण करें, तो जिस तरीके से एकदम तृणमूल कांग्रेस को धो दिया था, लेकिन हुआ क्या, बीजेपी की धुलाई हुई। तो मेरा ये मानना है कि जनता की राय जो है, इसको याद रखिएगा कि जनता की एक राय होती। रही दूसरी बात कि आप आज जो ओपिनियन पोल्स दिखा रहे थे, मैं देख रही थी कि आप सीट को जब कन्वर्ट करते हैं तो यूपी में ही आप कहते हैं कि करीब 250 सीट बीजेपी को मिलता है। परसेंटेज आपकी बहुत इंटरेस्टिंग है। परसेंटेज में हम देख रहे हैं कि करीब 40% लोग चाहते हैं कि बीजेपी आए आज के सर्वे में, लेकिन 60% लोग बीजेपी को नहीं चाहते हैं। इसको भी याद रखना है, ये बीजेपी भूल जाती है। अब रही बात कांग्रेस की, देखिए हम लोग ये मानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस जब पश्चिम बंगाल में निर्वाचन हुई थी, तब क्यों हमारी कॉन्फिडेंस कहां से आती है, ममता दीदी की कॉन्फिडेंस कहां से आती है, ममता दीदी क्यों नेशनल लेवल में जा चुकी है, इस वजह से क्योंकि असेंबली का जो निर्वाचन हुआ था ना, वो केवल सीमित था नहीं एक राज्य तक, वो था प्रधानमंत्री वर्सेस एक राज्य के मुख्यमंत्री। अर्थात तृणमूल कांग्रेस इज द ओनली पार्टी which has defeated भारतीय जनता पार्टी हाल ही में 2021 में। तो वहीं से एक तो जरूर मेरा मानना है। पांजा, इसमें प्रश्न ये है डॉक्टर पांजा, अभी आपका जो एक आपकी बड़ी दावेदारी है वो गोवा को लेकर है। अगर गोवा में मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ओपिनियन पोल्स जो हैं वो 100% सही होते हैं, ठीक भी होते हैं, गलत भी होते हैं, पलट भी जाते हैं, लेकिन आज चूंकि हम इस नंबर पे चर्चा कर रहे हैं और हमारा ओपिनियन पोल है तो हम उसको मान के चल रहे हैं कि ठीक है, लोगों ने सही बताया होगा। तो अगर यही तस्वीर रहती है गोवा के अंदर, आम आदमी पार्टी को सीटें आती हैं, बीजेपी को सीटें आती हैं, कांग्रेस को आती है और तृणमूल कांग्रेस को नहीं आती है, तब ममता बनर्जी कैसे अपने आप को नेशनल लीडर स्थापित कर पाएंगी, कैसे बोल पाएंगी? क्योंकि वहीं पर उसी गोवा में केजरीवाल जी ने कहा कि यहां पर इनका कोई वजूद नहीं है। देखिए, और सब लीडर्स तो कोई अच्छा भला तो नहीं बोलेगा दूसरों के बारे में। मुझे ये मालूम है कि हम लोग भी तो सर्वे करते हैं, उसमें जो परसेंटेज आपने दिखाया है या जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं, उससे हमारी सर्वे जो है नहीं मिल रही है। और गोवा में एक आपके सर्वे में कितना आ रहा है मैम? नई सुबह होगी, हमारे में तो करीब 21% की तरह ऐसा वोट शेयर आ रहा है। और सीट ममता बनर्जी की सीट कन्वर्जन भी बाद में हम लोग देंगे, अलग अलग बताएंगे आपको, लेकिन बहुत पॉजिटिव है गोवा, इतना हम कह सकते। तो मैम आपके ही अगर आर्ग्यूमेंट से चलूं, अगर आपको आपके सर्वे में 21% वोट शेयर गोवा में आ रहा है तो 80% आपके खिलाफ भी है, ये भी माना जाना चाहिए, जैसे यूपी में 60% तो पहली बार के खिलाफ है। नहीं, ये तो पहली बार है कि हम लोग गोवा में पहुंच रहे हैं और काफी इंपैक्ट हुआ है, ये अस्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर पांजा, सवाल ये भी तो होगा कि अगर तृणमूल कांग्रेस, शाजिया जी मैं आ रही हूं आपके पास, डॉक्टर पांजा, अगर तृणमूल कांग्रेस 21% मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी आपसे आगे जाता है तो यहां कांग्रेस से कंपटीशन की बात ही नहीं हो रही है। यहां बात यह हो रही है कि नेशनल स्टेक्स दावेदार कौन बनेगा। अगर आम आदमी पार्टी गोवा में आपसे ज्यादा सीटें लाता है तो दिल्ली के बाद गोवा एक सेकंड स्टेट होगी जहां आम आदमी पार्टी का वजूद होगा, और पंजाब में उनका वजूद नजर आ रहा है। तो क्या नेशनल लेवल पर अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी से ज्यादा बड़े चैलेंजर नहीं होंगे नरेंद्र मोदी के लिए? देखिए, मैं इतना कहूं कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल या और भी सब जो लीडर्स है, अभी तक तो वो सीएम सीट कौन है, वो प्रोजेक्शन फेस कौन है, वो प्रोजेक्शन गोवा में नहीं मिली है। लेकिन रही बात, आप कांग्रेस के बारे में बार बार उठा रहे हैं, मैं समझ रही हूँ कि आप कहाँ एक इंडिकेशन दे रहे हैं या इंगित देने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग देखिए, जो गोवा में पिछले बार असेंबली में जो हुई थी, जहां कांग्रेस की तो बढ़ती मिली थी, वो फर्स्ट पार्टी थी जिसको ज्यादा सीट थे, लेकिन वो स्पेस को वो पकड़ के नहीं रख पाए। ममता दीदी यही कर रही हैं कि अगर ऑपोजिशन एक
अपना स्पेस नहीं बनाती है, कांग्रेस नहीं बनाती है उस स्पेस में, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है कहीं पे। एक बारी माने जिसको कहते हैं अपने ग्रंथ में या अपने हमारे बुक्स में कि भाई कांग्रेस ही एक फॉर्मिडेबल पार्टी होगा। दूसरी बात यह है कि हम लोग भी अभी बोले हैं कि हम अपनी जो प्रतिष्ठा या अपनी गौरव या अपनी प्रेस्टीज या ईगो लेकर नहीं बैठे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं और भी ऑपोजिशन पार्टी आगे बढ़े। हम लोग अपनी पहल जो है कर चुके हैं, अब सबको साथ में तो निभाना है, क्योंकि बहुत अच्छी बात कही। और रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप जरूर गौर फरमाइएगा, डॉक्टर पांजा बहुत बहुत ही गहरी बात कह रही हैं। ईगो लेकर बैठना जरूरी नहीं है, आपको देखना है कि मैडम आप तो हमारे साथ ही ईगो लेकर बैठे हैं, जवाब ही नहीं दे रहे। आप तो हमारे साथ ही लेकर बैठे हैं और फिर आप सोचती हैं मैं आपका जवाब दूं। तो मेरा नाम रत्नाकर त्रिपाठी है। इतनी सी बात बुरी लग गई, दिल पे मत लीजिए रत्नाकर त्रिपाठी। ये मुझे बुरी लगेगी। कौन सी बात बुरी लगी सर? जर्नलिस्ट तो प्लीज सुशांत जी, सर बात कर लूं? सर नेशनल लेवल पर जो नंबर आ रहे हैं वो बुरे लगने चाहिए। लगातार मजाक उड़ाएगा और आप चाहेंगे फिर मैं उसका जवाब दूं और बात करूं, तो मैं आई एम हियर ऑन द शो, आई एम रिस्पेक्टिंग योर इनविटेशन, दैट इज ऑल। कोई बात नहीं सर, ठीक है, ओके सर। आशुतोष वर्मा जी, आपके हिसाब से अगर तस्वीर यही रहती है इन 4-5 राज्यों की, इसका नेशनल पर्सपेक्टिव में क्या मतलब है? और यूपी में अगर बीजेपी रिपीट होती है इस नंबर के साथ, तो उसका राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर क्या असर पड़ेगा? देखिए शुजान जी, दो चीजें हैं कि पहले तो ये माना जाए कि आपका जो सर्वे है वो ठीक है, और हम लोग इसको ठीक मान के बात करते हैं। अभी बहुत दूर है, उत्तर प्रदेश के अभी पत्ते खुल नहीं पा रहे हैं, अभी कैंडिडेट डिसाइड नहीं है, एंड देयर कैन बी वैलिड रीजन। लेकिन एक चीज देखिए कि जिस तरीके से 2012 में 47 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी 2017 में 312 सीट पे आई, 11.7% सीट शेयर के साथ 77.7% का सीट शेयर, मतलब 7 गुना बढ़ा। लेकिन अगर आप वोट परसेंटेज पे देखें तो 1.1 करोड़ के साथ में 3.4%, मतलब 2.6 टाइम का। और कंपेयर कीजिए अगर समाजवादी पार्टी में, तो ये वैसे ही न्यूमेरिकली सेम नहीं होता है। समाजवादी पार्टी 224 सीटों के साथ 47 सीटों पे आई, मतलब 7 टाइम्स ईस्ट में तो कम हुआ, लेकिन जो वोट परसेंटेज 2.2 करोड़ हमको 2012 में मिले था, 2017 में 1.9, मतलब 30 लाख वोट शेयर खाली कम हुए 0.8%। इसका मतलब ये न्यूमेरिकली सेम नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं डिस्पैरिटी होती है। और इसीलिए 2009 में, 2005 में कई बार ऐसे फॉल्टी हुए। खैर, अगर आपकी बात मान भी लेते हैं, देखिए इसमें एक चीज समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत 17 के मुकाबले कम हुए हैं और समाजवादी पार्टी के उठे हैं। तो इसका मतलब ये बात तो समझ लगते हैं कि ये चीजें बदली हैं, ये चीजें बदलाव की तरफ आई है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और चीजें मजबूत हुई हैं। और ये जाके राष्ट्रीय परिपक्व में अगर आप देखेंगे, क्योंकि 2017 में जो आपने चुनाव लड़ा था वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर नहीं लड़ा था, और आज आपके पास योगी आदित्यनाथ का एक चेहरा है, तो इसलिए ये अपने आप में बदलाव दिखेंगे राष्ट्रीय। ठीक है हर्षवर्धन जी, क्या ये आशुतोष जी का जो एनालिसिस है, आपको लग रहा है कि राष्ट्रीय समीकरण के हिसाब से 2024 के हिसाब से एक मैसेज ये चला जाएगा कि बीजेपी को लेकर लोगों में जो एक उत्सुकता थी या जो रुझान था वो कम हो रहा है और शायद उसका असर 2024 पर पड़े? हाँ देखिए, जरूरी है और उनको इसी तरह से बताना चाहिए। लेकिन जब हम कहते हैं कि राजनीति उत्तर प्रदेश की कैसे बदली है, तो इसको ऐसे भी देखना चाहिए कि 2012 में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहा जा रहा था कि क्या वो किसी भी स्थिति में रहेंगे, और मैं आप पैनल में बैठा हुआ, मैंने तो अखबारों में लेख लिखा था कि 50 से ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन ये क्यों? भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप गायब हो गई थी। 2009 का चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता, मतलब मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं पूरे सम्मान के साथ, कि थकी हुई लीडरशिप थी, थक गए थे लोग। अचानक 2012 के बाद गुजरात से नरेंद्र मोदी कैंपेन शुरू करते हैं, और जब वो कैंपेन शुरू करते हैं तो 3 बड़ी चीजें हुई थी जिसको ध्यान से देखना समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में पूरा बदलाव बड़ा हुआ, एक पिछड़े वर्ग का नेता उनके शीर्ष पर पहुंच गया, नंबर 1, पूरे देश में संदेश गया। नंबर 2, गुजरात मॉडल, यानी देश में एक ऐसा राज्य जिसने राज्यों के बीच में निवेश
चिल्लाने की होड़ पैदा कर दी, प्रतिस्पर्धा पैदा कर दी। नंबर 3, जब उत्तर प्रदेश में अमित शाह आते हैं और नरेंद्र मोदी आते हैं तो यहां के जातीय समीकरण में, जिसको कहा जाता था कि एन ब्लॉक वोट करता है, बहुत आसानी से कह दिया जाता था कि देखिए ये मुसलमान है, इतना एक तरफ जाएगा, ये पिछड़ा है और ये दलित है। कोई ये बात नहीं करता था कि भैया यादव 8 से 9%, जाटव 8 से 9%, उत्तर प्रदेश में मुसलमान के बाद सबसे बड़ा जातीय समूह है तो वो ब्राह्मणों का है 12 से 14%। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? और जब आप ये बात करते हैं तो आपका पटेल निकल गया, आपका कुर्मी निकल गया, आपका मतलब एक लाइन से पाल, पटेल, मौर्य, मतलब आप गिनते चले जाइए, निषाद। और जब उन वोटों को लेकर राजभर, मैं एक एक नाम गिन रहा हूं, और उन समूहों को भाजपा ने पहचान ली, इसलिए 2012 से 17 हुआ, बीच में 14 हुआ था। बहुत सही बात कह रहे हैं, बहुत सही बात कह रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। आपके ये जो कास्ट अलायंस और छोटी छोटी कास्ट को स्टिच अप किया गया, इसके पीछे एक सोशल इंजीनियरिंग थी, एक साइंस थी जिसको आजमाया गया। शायद वो बीजेपी ने पहली बार करके दिखाया था और इसलिए 2012 से 17 में बीजेपी के जो फॉर्च्यून्स हैं वो बदल गए उत्तर प्रदेश में। लेकिन जब नेशनल लेवल पर देखते हैं तो संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं, लेकिन उससे पहले मैं स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूं कि इसका मतलब क्या होता है नेशनल पॉलिटिक्स के लिए। तो अगर हम आज की राज्यसभा की स्थिति देखें तो राज्यसभा की स्थिति आप देखिए इस तरह है। आज तक राज्यसभा में कुल सीटें हैं 245, बहुमत 123 होता है। इस वक्त की जो स्थिति है वो दिखाती है कि एनडीए के पास 119 है और विपक्ष के पास 118 है, इसलिए कई बार बिल्स पास करने में दिक्कत होती है मोदी सरकार को। 8 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। अब ये जो 8 सीटें खाली पड़ी हुई हैं, अगर 3 राज्यों में बीजेपी चुनकर आती है, अगर 3 राज्यों में, और यही 2022 के चुनाव आपको बता रहे हैं कि 3 सीटें अगर 3 राज्यों में वो चुनकर आते हैं तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें खाली होंगी। बीजेपी के नुमाइंदे अगर इस पर आते हैं तो बीजेपी को 4 भी सीटें अगर जीतनी है तो राज्यसभा में उनकी बहुमत हो जाएगी। और राज्यसभा में बहुमत होना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पर निर्भर है बिल्स का पास होना, और जो चुनाव होने हैं राष्ट्रपति के वो भी बहुत जरूरी चुनाव आ रहे हैं। तो राज्यसभा में फ्यूचर का पिक्चर क्या हो सकता है कि एनडीए की हो सकती है 125 सीटें और बहुमत 123 का है, तो पूर्ण बहुमत राज्यसभा में भी एनडीए को मिलेगा जिस तरह लोकसभा में है। और संजीव श्रीवास्तव जी, क्या ये एक बड़ा इशारा है इस तरफ कि नेशनल पॉलिटिक्स में अगर रिपीट होती है बीजेपी की सरकार इन तीनों राज्यों में तो नेशनल पिक्चर बदलेगी? देखिए नाविका जी, जो आप बात कह रही हैं, अगर आपका ओपिनियन पोल सही है और हम उसी को बात को बेसिस बना के आज के डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये तो एक गिवन हो गया। तो इस पे चर्चा नहीं हो सकती कि अगर वो मेजॉरिटी में आ जाएंगे राज्यसभा में तो एक बड़ा लेग अप होगा, बहुत उसका लाभ मिलेगा और लेजिस्लेटिव विधायिका के बिजनेस में, बिल्स लाने में, कानून बनाने में। मैं एक बार प्रयास करूंगा कि आपके लार्जर पिक्चर की तरफ अगर मैं एक छोटी सी टिप्पणी कर पाऊं कि एक तो बहुत दिलचस्प बात सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने आपसे बात करते हुए कही थी पिछले घंटे में कि एंटी इनकम्बेंसी 2 तरह की होती है, सरकार के खिलाफ, एक एमएलए के खिलाफ। तो अभी लिस्ट नहीं आएगी। तो एक तो बड़ा हिंट आपको देके गए कि एमएलए के नामों पे शायद काफी बड़ा सरप्राइज, काफी चेंजेस यूपी में हो सकते हैं। उसका कितना असर पड़ता है, उन्होंने तो खुद ये भी कहा कि हम भी वापस आएंगे कि नहीं हमें नहीं पता। हाँ, वो तो खैर उसकी मॉडेस्टी थी शायद, क्योंकि कोई कैसे कहता कि बाकियों को नहीं पता और पता। बट बहरहाल कितने एमएलए चेंज होते हैं एक बड़ा हिंट देके गए। दूसरा जो लार्जर पिक्चर है, हर्षवर्धन जी ने बीजेपी की पोजीशन तो बहुत अच्छी तरह स्पष्ट की कि किस तरह से उनकी बढ़त रही है और क्या होगा अब यूपी में अगर उनकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है। एंड क्लियरली मेरा पर्सनली मानना है 2024 के चुनाव कोई बहुत ही अप्रत्याशित रिजल्ट्स आ जाए 2022 में तो 2024 का चुनाव प्रभावित होता है। नहीं तो राजनीति में तो
10 दिन की बात करना मुश्किल है, 2 साल का प्रेडिक्शन में कैसे करूं। लेकिन अगर ऐसी की ऐसी सिचुएशन जो आज है वो रहती है 2024 के इलेक्शन के टाइम, तो रिगार्डलेस ऑफ 2022 इलेक्शन रिजल्ट्स मोदी जी मजबूत लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मैसेज आपके ओपिनियन पोल का है, कांग्रेस अगर ये रिजल्ट सही हैं तो कांग्रेस की क्या स्थिति होने वाली है? क्या रियली, जैसे आप बार बार कह रहे हैं, क्या आप पार्टी ममता बनर्जी को पछाड़ देगी? वो तो एक अलग बात है, लेकिन क्या आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल मोदी जी के विकल्प की तरह से देश के सामने आएंगे? और ध्यान रहे, बीजेपी को अगर कोई सही ढंग से निपटा पाता है, थोड़ा हल्का शब्द है, लेकिन दिल्ली में जिस तरह की मात केजरीवाल देता है, ये प्रश्न मुझे लगता है शाजिया इल्मी से पूछना चाहिए। उनका आम आदमी पार्टी से भी पुराना एक रिश्ता है और आज बीजेपी में भी है। लेकिन शाजिया जी, जिस तरीके से बीजेपी को आम आदमी पार्टी अगर बढ़ती है तो मदद मिलती है, तो एक सेंटेंस जी बोलिए। अगर कांग्रेस सुशांत इस तरह से चारों स्टेट्स हारती है तो कांग्रेस के अंदर किस तरह का तूफान आएगा? अगर ये रिजल्ट सही है तो वो अनइमेजिनेबल हो सकता है। कोई तूफान आएगा सर। कितने ऐसे मौके निकल गए कि तूफान आएगा। नहीं, लेकिन शाजिया, मेरा प्रश्न आपसे ये था कि आपकी फेवरेट पार्टी आज की तारीख में बीजेपी के अलावा कौन है? आम आदमी पार्टी? नहीं, कतई नहीं। पर आपकी बहुत मदद कर रहे हैं वो। बीजेपी वोट। अच्छा, मैं आपसे आपके बीच एक जरूरी बात आपके समझ रखना चाहती हूँ। ये बात कई सालों से मैं कह रही हूँ, गैर बीजेपी वोट किस तरफ जाएगा। अब आप देखिए, दिल्ली का देखिए सूरत हाल। आपने कहा कि दिल्ली में सिर्फ आप हरा पाई भाजपा को, तो मैं आपको बता दूं कि इस बार भी, यानी कि पिछले चुनाव में भी भाजपा ने न सिर्फ अपना वोट शेयर मेंटेन किया बल्कि 1% बढ़ाया। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से सिमट गई और जिस हल्के शब्द का इस्तेमाल किया जी ने, अगर मैं कह दूं निपट गई, तो वो गलत नहीं होगा। तो शाजिया इल्मी जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी को आप मना लीजिए। मेरे से तो मान नहीं रहे। आपके लिए ज्यादा जरूरी है कांग्रेस पार्टी। आप मना लीजिए रत्नाकर जी को। जी बिल्कुल, मैं खत्म कर लूं अपनी बात को। तो जो गैर बीजेपी वोटर है और जो बिल्कुल जिसको बस ये देख रहा है कि बीजेपी को किसी तरह से नहीं वोट देना है और जिसका सिर्फ यही मकसद है जिंदगी में कि बस भाजपा ना हो, कुछ भी हो, तो वो ये देखेगा कि कांग्रेस के बनिस्बत कौन सी पार्टी है, और जहां जहां उसको वो आप नजर आ रही है तो वो आपकी तरफ जा रहा है। तो वो अगर ममता बनर्जी बहुत कोशिशें करके प्रशांत जी को वापस राजनीति में आकर्षित करके लाकर प्रोजेक्ट कर रही है, वो होते हुए नहीं दिख रहा है। ये मैं बतौर भाजपा प्रवक्ता नहीं, लेकिन राजनीति को समझते हुए कह रही हूँ। तो आम आदमी पार्टी उस तरह से वो कांग्रेस की स्पेस ले रहे हैं। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, रत्नाकर त्रिपाठी जी, इसका जवाब तो दे दीजिए। इसका जवाब दे दीजिए कि क्या कांग्रेस अपनी सरजमीन आम आदमी पार्टी या तृणमूल कांग्रेस को दे रही है? क्या चीज बोल रही है? मैं पूछ रही हूं, जो विपक्ष में सबसे आगे रहने वाली कांग्रेस पार्टी क्या इन चुनावों के बाद अपनी जमीन तृणमूल कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को दे रही है क्या? ये सवाल है। देखिए, शाजिया इल्मी ने एक मौजूद बात कही है, मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूं और मेरा ऑब्जेक्शन आपसे अभी भी है। अच्छा, माफ कर दीजिए, किस बात पे ऑब्जेक्शन है मुझे समझ नहीं आया, पर मैं आपका दिल नहीं दुखा रही। मेरी बात सुन लीजिए, 10 सेकंड लूंगा इसके लिए आपसे, सुशांत जी से। मेरा नेचर थोड़ा डिफरेंट है मैडम जी, बताएं। और मैं इज्जत करता हूं और इज्जत चाहता हूं। आप जैसा सीनियर और सुशांत जैसा सदा हुआ सीनियर अगर इस तरह की भाषा उपयोग करेगा तो अच्छा नहीं होता। वो आप जब कोई और कांग्रेस वाले को लाए तो नहीं, माफी मैं मांग रहा हूं अगर मेरी बात को बुरा, ये काम मत कीजिए प्लीज। हम ये नहीं सोचते रत्नाकर जी कभी भी, अगर हमने कोई गलत बात कही है तो फिर माफी, इसमें कोई छोटा नहीं हो रहा। नहीं, हमने अपनी जिंदगी में किसी बड़े से माफी, मैं जहां का पढ़ा हूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, आप चले जाइए किसी प्रोफेसर से पूछ लीजिए। भाई आप बहुत जो मुझे, एक मिनट शाजिया जी मेरी बात सुन लीजिए, आप ही की बात बोल रहा हूं। चलिए आप जवाब दे। अरे शाजिया जी छोड़िए ना, इन्हीं की बात बोल रहा हूं। ये मौजूद बात इन्होंने बोली कि जहां भी
इस तरह का हो जाएगा कि बीजेपी किसको हराए, बीजेपी को कौन हरा पाए, वहां वोट वन साइडेड जाएगा, है ना। जैसे दिल्ली में गया, एक बार नहीं गया, 3 बार गया। एक बार केजरीवाल जीते, इस्तीफा दे दिए, दूसरी बार जीते, फिर छोड़ दिए, तीसरी बार फिर बीजेपी दिल्ली में एक्सेप्ट नहीं हुई। आपका मैं 2 घंटे से शो देख रहा हूं मैडम, अब मैं बोलूंगा थोड़ी एनोमली है तो उस पर नाराज मत होइए। बिल्कुल नहीं। 2 चीज बताता हूं आपको। आपके पी शिवशंकर जी ने जो आंकड़ा दिखाया, उसमें यह दिखाया कि कोरोना को लेकर कितनी नाराजगी है। 74.7%, 10% सेटिस्फाइड है। किसानों को लेकर कितना है तो 41.1% और 43.1% नहीं। 1% अगर इधर ले लेंगे ना तो 42.1 इक्वल हो जाता है। सुशांत जी इतनी देर से बोल रहे थे 5% का वोट शेयर बहुत बड़ा करता है। आपका पूरा मैंने देखा, आपने हर जगह बीजेपी को समाजवादी पार्टी के मुकाबले 50% से ऊपर की एज दी है। डिफरेंस चाहे जितना हो, 36.3 हो, 39.6 हो, एक जगह तो 1% का डिफरेंस था, 0.50 का, उस पर भी आपने कह दिया कि नहीं जनाब इस जगह पे। अब मैं आपको फिर बता रहा, एक हफ्ते के अंदर वेस्ट में आपने 97 में दिखाया 56 से ऊपर, हैट्स ऑफ टू यू। अभी 8 दिन के अंदर माधुरी वर्मा बहराइच से सिटिंग एमएलए, राधा कृष्ण वर्मा आज, इन दोनों ने ज्वाइन किया, हमारे इमरान मसूद ने भी ज्वाइन कर लिया। तो अगर मैं पार्टी से हट के बात करूं आपको, तो वेस्ट में यह दिखता है कि वेस्ट में सपा ही बढ़िया कर रही है। लेकिन मैं नहीं जानता आपका सेफोलॉजिस्ट कौन है, मैं स्टैटिस्टिक्स का 3rd डिविजनर रहा हूं बनारस यूनिवर्सिटी का, मैंने स्टैटिस्टिक्स से बीएससी की है। लेकिन मैं इतना तो जरूर समझता हूं कि आपके जो आंकड़े आ रहे हैं ना, वो खींचतान के, हम बोलते हैं ना, बनारसी साड़ी आपने बड़ी सुंदर बनाई है, एक एक तार खींच के प्रस्तुत कर दी है, लेकिन जब चुनावी धुलाई में जाएगी ना तब पता चलेगा तारा सिल्क। अच्छा रत्नाकर जी, मैं बस इसमें एक उदाहरण दे देता हूं, आपको पूरा हक है हमारे आंकड़ों पर आप प्रश्न उठाएं, लेकिन जैसे लीजिए किसान आंदोलन 40% के लिए मुद्दा है। बनारसी लोग बोलते बहुत अच्छे हैं। 40% किसान आंदोलन मुद्दा है, लेकिन बनारसी साड़ी भी पहनी हुई है, मेरा सूट बनारसी नहीं है। 40% के लिए किसान आंदोलन भी पहनी हुई है, मिठाई खिलाता हूं। 40% के लिए किसान आंदोलन मुद्दा है, बनारसी साड़ी भी है और बनारसी तहजीब भी है। नाविका जी, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ, 40% के लिए किसान आंदोलन मुद्दा है, लेकिन हो सकता है बावजूद उसके वो बीजेपी को वैसे ही वोट करे। जैसे अगर आप रत्नाकर त्रिपाठी जी से पूछिएगा तो वो बोलेंगे 80% वो हमसे नाराज हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे शो में आएंगे क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करते हैं। जी तो इसलिए वो वैसे ही हो सकता है। आज के लिए जरूरी है, कल को ये नंबर बदल भी सकते हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपने स्टैटिस्टिक्स में बीएससी किया है, हमने नहीं किया है। हमारे सेफोलॉजिस्ट ने, मैं नकल मार के पास हुआ हूं टीवी पर। चलिए आप नकल मार गए, हमने भी अपने सेफोलॉजिस्ट की नकल करके यहाँ पर नंबर दिखाए हैं। गलत है तो सेफोलॉजिस्ट, हमने सिर्फ पेश किए हैं, हमने सिर्फ पेश किए हैं नंबर। ये नंबर जो कहानी बता रहे हैं, हम बस उसी को आप तक ला रहे हैं। और ये नंबर बता रहे हैं कि 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार, गोवा में शायद हल्की सी पिछली बार की तरह थोड़ा सा सस्पेंस हो, तो इसीलिए कौन अपनी एयर टिकट अभी से बुक करा रहा है उसका भी हम बार बार चेतावनी देते चले जा रहे हैं। लेकिन इसका नेशनल इम्पैक्ट भी होगा। 2024 से पहले इसी साल राज्यसभा के नंबर्स पर और हो सकता है राष्ट्रपति के चुनाव पर भी। लेकिन 4 राज्यों का सबसे पहला और सबसे बड़ा ओपिनियन पोल हम टाइम्स नाउ नवभारत पर आपके लिए लेकर आए हैं। आपको कैसा लगा? आप इससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? अगर सहमत हैं तो हमें मैसेज करिए हमारे #TN नवभारत ओपिनियन पोल पे, और अगर सहमत नहीं है रत्नाकर त्रिपाठी जी की तरह तो भी हमें लिखिए, क्योंकि यही तो लोकतंत्र है। आपकी राय जानने के हम उत्सुक हैं। हमारे साथ 5 घंटों तक ये पूरा ओपिनियन पोल देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सुशांत जी, अब अगला पोल हम कब लाने वाले हैं? मैं बस यही याद दिलाना चाह रहा था कि हमने अब ये एक ओपिनियन पोल कर लिया और हो गया वाला हिसाब नहीं रखा है। हमने टाइम्स नाउ नवभारत में
पर इसीलिए ट्रैकर रखा है कि जैसे जैसे अभी बताइए विधायकों की टिकट कटेंगे, कुछ को टिकट मिलेंगे, कुछ नए मुद्दे आएंगे, उससे जनता का मूड कितना बदल रहा है वो भी हम बताते जाएंगे। और हो सकता है आने वाले ओपिनियन पोल में रत्नाकर त्रिपाठी जी खुश होकर जाएं, शाजिया इल्मी थोड़ी दुखी होकर जाएं, कौन कह सकता है? बिल्कुल कौन कह सकता है, क्योंकि 4 हफ्ते चुनाव शुरू होने में बाकी हैं और 7 फेजेस का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मिलेंगे फिर एक और ओपिनियन पोल लेकर, हम वापस लौट कर आएंगे आपसे मिलकर।